नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली कैंपस प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, कई दिन मैंने आप लोगों से कहा है कि दरअसल ये समय अब आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया आप लोग अपने समय को संजोएं और पूरी ईमानदारी के साथ, मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ईमानदारी के साथ अपने को ईमानदार रखिए। यानी कि जब तक आपके भीतर खुद में सत्यनिष्ठा नहीं होगी अपनी पढ़ाई के प्रति, तब तक आप प्रॉपर तरीके से सजग नहीं हो पाएंगे। तो ये समय दरअसल आपका अपना है, और चूंकि अगर आप लोग बाहर रहते होंगे तो आप स्वयं के गार्जियन हैं, अर्थात आपको अपने रूप में ही खुद को गाइड करना है, कोई बाहर आपको गाइड करने वाला नहीं रहेगा। तो ऐसे स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि आप अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को करिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। और जो भविष्य है, वो भविष्य दरअसल आपके वर्तमान पर ही निर्भर करता है। ये आपके ऊपर है कि अपने भविष्य को आपको संवारना है या बिगाड़ना है। अगर वर्तमान को संवार लोगे तो निश्चित रूप से भविष्य आपका सुनहरा होगा, और इस वर्तमान को अगर खाने पीने में, मौज मस्ती में लगा दोगे, अनर्गल चीजों में लगा दोगे, तो भविष्य अंधकार में हो जाएगा और फिर आपके खुद के घर वाले भी आपका साथ नहीं देंगे। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये दुनिया सफलता को पसंद करती है, ये दुनिया जो कामयाब होता है उसको पसंद करती है। ऐसी स्थिति में आपका आने वाले समय में सक्सेस होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए, मेरा सपोर्ट आपके साथ। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियो के अंत में जो है आपसे प्रश्न पूछा जाता है, उसका आप लोग आंसर जरूर दिया करिए। साथ ही साथ में पीसीएस मुख्य परीक्षा का मैं एक जो है क्वेश्चन भी देता हूं प्रैक्टिस के लिए, उसकी प्रैक्टिस भी आप लोग प्लीज किया करिए। साथ ही साथ में जो पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं या जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। इसी के साथ आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दें। और आइए अब हम करते हैं रिवीजन लास्ट डे का, यानी कि 16 जुलाई का हमने करंट अफेयर जो किया था उसको हम लोग रिवीजन करते हैं। आंखें अपनी बंद कर लीजिए या फिर सामने अपने कॉपी रखिए, पेन रखिए, और जो मैं प्रश्न बोल रहा हूं उसका उत्तर खुद से देने की कोशिश करिए कि दरअसल क्या आपने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था वो उत्तर उसका आ रहा है या नहीं आ रहा है। और मैं कई बार आपसे कह चुका हूं कि दरअसल रिवीजन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही आपको कामयाब होने के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला प्रश्न क्या था हमारा कल का, कि हाल ही में किस राज्य को बागवानी श्रेणी के अंतर्गत कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में दरअसल भारतीय दल का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा? गगन नारंग। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाल ही में उत्तर प्रदेश में दरअसल आम महोत्सव का आयोजन हो रहा है, और ये महोत्सव आपसे पूछा गया था कि कहां पर इसका आयोजन हो रहा है, तो आपको बताना है दरअसल इसका आयोजन लखनऊ में हो रहा है। और लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और इसका उद्घाटन दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। इसके अलावा हाल ही में किस देश द्वारा रूस से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगा दी गई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। राइट आंसर इसका, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में किसके द्वारा दरअसल तंबाकू उपयोग समाप्त दिशा निर्देश जारी किया गया है? तो वो है WHO, यानी कि जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और मैंने आपसे कहा था कि जो भी अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं उनको ठीक ढंग से आप लोग दरअसल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्रश्न अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और जो भी समिट उनकी हाल फिलहाल में हुई होती है उन समिट के बारे में आपसे प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में उस पर्टिकुलर अंतरराष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर अर्थात उसका मुख्यालय कहां पर है, ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंधित, याद रखिएगा। और अगर आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस में जाएंगे तो जो पेपर सेकंड है वहां पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में डिटेल्स में पॉइंट लिखा हुआ है कि आपको वहां पर पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिलों को एलीट वर्ल्ड रिकॉर्ड खिताब से नवाजा गया है? तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला, जहां पर जो है क्या हुआ था, जो आपके पॉन्ड थे, कृषि पॉन्ड थे, उनको फॉर्म पॉन्ड थे, उनको बनाया गया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? सारस है। और कल हमने आपको बताया था कि चर्चा में क्यों है, क्योंकि दरअसल उत्तर प्रदेश में सारस की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ी है, और सारस क्या है, जो है यहाँ का राज्य पक्षी है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016-17 के कंपैरिजन में वर्ष 2023-24 में
दालों के उत्पादन में दरअसल कितने प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है? ये वृद्धि कितनी हुई है? 36%। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब हमने कल आपसे एक सुंदर सा, प्यारा सा, अच्छा सा, स्वीट सा प्रश्न पूछा था, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। यूपी स्पेशल का प्रश्न था, पीवाईक्यूज का था, बट आगे भी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि नौचंदी मेला संबंधित है। अब देखो, मेला वोला वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना यार, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से रट लो, है ना। देवा शरीफ का मेला कहाँ होता है, दरगाह शरीफ का मेला कहाँ होता है, ठीक है। अन्य बहुत सारे अन्य मेले होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारियां होनी चाहिए। यूपी स्पेशल का एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं होना चाहिए। एक बात मैं आपको और बता दूं यहां पर अच्छी, अगर यूपी स्पेशल की हो रही है, तो जो आपका यूपी स्पेशल का जो पोर्शन है ना, इसके प्रश्न दरअसल क्या होते हैं, करंट ओरिएंटेड तो होते हैं, ठीक है, एक बात है। लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन आपका यूपी स्पेशल का होता है, ये दरअसल पीवाईक्यूज बेस्ड होता है। ध्यान रखिएगा, मेरी बात को सुन लो ध्यान से। यूपी स्पेशल के करंट के क्वेश्चन छोड़ करके स्टैटिक पोर्शन जितना होता है, वो सारा का सारा पीवाईक्यूज का ही होता है। 95% याद रख लेना इसको, इसलिए पीवाईक्यूज जरूर कर लेना। जो भी बुक होगी आपके पास, परीक्षा वाणी की होगी या डिकोड पे जो हम लोग कराते हैं, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक पोर्शन, जो भी होगा वो दरअसल पीवाईक्यूज बेस्ड होगा, याद रख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो यूपी स्पेशल आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, बाकी करंट की चीजें रेडी करते चलिएगा साथ साथ में, ओके। चलो, तो नौचंदी मेला कहां से संबंधित, मतलब कहां पर ये मनाया जाता है, कहां पर होता है ये? तो ये होता है आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ में, याद रखिएगा। और नौचंदी ट्रेन भी चलती है, नौचंदी एक्सप्रेस, आप लोग को शायद पता होगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि दरअसल आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स क्या है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं भाई साहब, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और नेपाल दरअसल हमारा क्या है, पड़ोसी देश है, और नेपाल के साथ हमारे जो है सांस्कृतिक और अन्य जो है संबंध भी बहुत क्या है, मजबूत हैं। हालांकि बीच में थोड़ा बहुत चीन की वजह से उठापटक होती रहती है, बावजूद इसके दरअसल नेपाल जो है हमारा एक बहुत ही मित्रवत देश है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है केपी शर्मा ओली, बी पुष्पकमल दहल, या सी सुशील कोइराला, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केपी शर्मा ओली जो है दरअसल अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नेपाल के नियुक्त हुए हैं, और ये दरअसल तीसरी बार नियुक्त हुए हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो आइए हम लोग फटाफट देखते हैं। तो हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन? केपी शर्मा ओली, ओके। अब नेपाल के बारे में 2-3 पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। करेंसी क्या है? नेपाली रुपया होती है। प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो हाल ही में दुनिया का वह कौन सा शहर है जिसने मांसाहार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? बहुत ही ये अच्छा प्रश्न है और अपने आप में जो है काबिल तारीफ भी है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं दरअसल, ठीक है। एक है आपका पालिताना, बी सूरत है, सी न्यूयॉर्क है, या डी जेनेवा है। कौन सा ऐसा शहर है वैश्विक स्तर पर जिसने मांसाहार पर अर्थात नॉन वेज पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पालिताना। इसने जो है मांसाहार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आइए हम लोग देखते हैं व्याख्या के माध्यम से डिटेल्स में इसके बारे में। चलो, तो हाल ही में गुजरात के भावनगर जिले के पालिताना शहर दुनिया का पहला शहर बन गया है। दुनिया का ये पहला शहर बन गया है जिसने मांसाहार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैक्ट आपको दरअसल क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा यहां पर क्या होगा, जो मांस की बिक्री होगी उस पर भी प्रतिबंध है, और मांस के लिए जो जानवरों को जो वध किया जाता है, जो हत्या की जाती है, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। यानी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उस पर जो है उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है आप पर कार्रवाई की जा सकेगी, याद रखिएगा इसको। ऐसा क्यों हुआ है? तो पालिताना जो शहर है दरअसल वो क्या है, जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। वहां पर जैन मंदिर बहुत ज्यादा हैं, और जैनियों प्रमुख जो जैन जो लोग थे उनके जो है प्रदर्शन के द्वारा जो है वहां के अधिकारियों के माध्यम से वहां पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जैन धर्म जो है इस मामले में बहुत ही क्या है, कठोर है, आप लोग को पता होगा। और जैन धर्म आपके एग्जाम के लिए भी क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग 1-2 फैक्ट जैन धर्म के बारे में देखेंगे,
बाकी जो है आपका टास्क आज का पहला है। क्या टास्क है आपका, याद रखिएगा इसको। टास्क फर्स्ट, आपको दो चीजों के बारे में आज डिटेल्स में पढ़ना है। पहला कौन सा टास्क में बता दे रहा हूं जो कि आपको रेडी करना है, टास्क फर्स्ट है। अच्छा, अगर आप में से कोई आज मेरा वीडियो पहली बार देख रहा होगा तो आपको मैं बता दूं कि दरअसल मैं टास्क बीच बीच में देता रहता हूं। वो टास्क आपके एग्जाम के लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग मेरी बातों को निगलेक्ट प्लीज मत किया करिए। जितना हम लोग करते हैं करंट के साथ में स्टैटिक पोर्शन, ये सभी चीजें आपके एग्जाम के लिए क्या होंगी, बहुत महत्वपूर्ण होगी। जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे उसके बाद आपको एहसास होगा कि जो मैं बता रहा था वो कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरी बातों को प्लीज आप लोग जो है एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल मत देना, उसको जो है फॉलो जरूर करिएगा। ये मेरी आपसे हम्बल पर्सनली रिक्वेस्ट है। तो टास्क पहला आपका क्या है कि आपको कल जाकर के, ठीक है, यानी कि आज ही वीडियो को वाइंड अप होने के बाद आपको जैन धर्म के बारे में डिटेल्स में पढ़ लेना है। ठीक है, यहां से प्रश्न आपके हिस्ट्री में क्या है, बहुत आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का। और दूसरा टॉपिक आपका क्या है, पहला ये हो गया टास्क, और इसी में दूसरा टास्क आपका क्या हो जाएगा, आपको बौद्ध धर्म के बारे में भी डिटेल्स में पढ़ लेना है। ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। दोनों टॉपिक किसके हैं, ये दोनों टॉपिक दरअसल एंशिएंट हिस्ट्री के हैं। ठीक, और दोनों टॉपिक आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक ना एक प्रश्न जो है आता ही आता है, हर हाल में आता है, इसलिए इसको रेडी कर लेना। टास्क फर्स्ट है आज आपका। ओके, चलो अब हम लोग कुछ देखते हैं व्याख्या के अंतर्गत। तो जैन धर्म के बारे में हम लोग 2-3 पॉइंट देखते हैं। दरअसल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, पता ही होगा आपको। ठीक, जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर कौन थे, भगवान ऋषभदेव को कहा जाता है। और अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, भगवान महावीर थे। ये भी आपको क्या होगा, पता होगा ही होगा। इसके अलावा 2-3 फैक्ट हम लोग और देखते हैं कि दरअसल जैन धर्म बाद में 2 भाग में डिवाइड हो गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर जो लोग थे वो सफेद यानी कि व्हाइट कपड़े जो है धारण करते हैं, और दिगंबर लोग नग्न अवस्था में रहते हैं, उनका एक अपना अलग सिद्धांत है। इसके अलावा जैन धर्म में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। देखो ये पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए दरअसल जो है वहां पर क्या हुआ था कि मांसाहार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। और नॉनवेज दरअसल कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा वैज्ञानिक सोच के आधार पर अगर इसको तौल लेने का प्रयास करेंगे तो दरअसल आप पाएंगे कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो दरअसल नॉन वेज के लिए सुटेबल नहीं होती। इंटरनल ऑर्गन्स हमारे, इनफैक्ट वक्कल कैविटी से स्टार्ट आप कर दो। ठीक है, वक्कल कैविटी से स्टार्ट करने के बाद आप जो है पूरे जो है सिस्टम में अगर अंदर तक इंटरनल ऑर्गन्स को अगर आप देखोगे तो वो नॉन वेज के लिए क्या है, नहीं सुटेबल होता है। चाहे वो हमारी वो वक्कल कैविटी हो, चाहे हमारी इंटेस्टाइन हो, चाहे हमारे लंग्स हो, कोई भी हमारे ऑर्गन्स हो जो इस वर्क में जो है पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेशन में, वो क्या है, सुटेबल नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, नॉनवेज को बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत जो है मानना है। बाकी आपका अपना व्यक्तिगत मानना हो सकता है, अगर आप लोग इसको चूज करते हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है। बट नॉनवेज दरअसल हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और कई जगहों पर पर्यावरण के लिए क्षति भी पहुंचाता है। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया है यूपीएससी में दरअसल कि जैन धर्म से और जो है मांसाहार को रोकने में किस प्रकार से यह पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने में सहायक हो सकता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। ओके, चलिए इसके अलावा जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सम्यक ज्ञान है। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा, त्रिरत्न क्या है, सम्यक ज्ञान। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र है, ये त्रिरत्न है इसके। अक्सर ये आपके एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा पालिताना जैनियों के लिए क्या है, पवित्र स्थानों में से एक है, हमने आपको बता ही दिया। इसके अलावा इसे जैन मंदिर शहर के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर क्या है, जैन मंदिर हैं कहां पर, पालिताना में। और कितने हैं, लगभग 800 जैन मंदिर जो है वहां पर उपस्थित है, यानी कि करीब करीब इतने मंदिर हैं वहां पर। ऐसे में दरअसल जैन जो मतावले हैं, जो मानने वाले हैं जैन धर्म को, उन लोगों ने क्या किया है, वहां पर दरअसल इसको बैन करने का प्रयास किया था, धरना प्रदर्शन किया था, और अंतोगत्वा वहां के अधिकारियों ने मांसाहार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। तो आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और जैन धर्म आपके मेंस में पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 12 जुलाई, 13 जुलाई, 15 जुलाई या 18 जुलाई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग। आते, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा दीजिएगा फटाफट। तो दरअसल 15 जुलाई को क्या होता है, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और आइए हम लोग
इसके थीम के बारे में और कुछ एक पॉइंट्स के बारे में और चर्चा करते हैं। और विश्व युवा कौशल दिवस जो आपका है, ठीक है, क्या विश्व युवा कौशल दिवस, इसकी थीम आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं हम लोग। तो विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, डेट एकदम माइंड में आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा वर्ष 2014 में, ठीक ध्यान रखिएगा, वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा युवाओं को रोजगार, अच्छे कार्य, उद्यमिता के लिए कौशल प्रदान करने के महत्व हेतु 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। और दरअसल ये किसके द्वारा हुआ था, तो श्रीलंका के प्रयासों के द्वारा, यानी कि श्रीलंका के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष विश्व युवा कौशल दिवस मनाने का प्रस्ताव जो है रखा गया था। और लास्ट में क्या हुआ, 18 दिसंबर, डेट याद रखिएगा कब, 18 दिसंबर यानी कि 18 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दरअसल इसको मंजूरी दे दी कि भाई 15 जुलाई को दरअसल विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है युवाओं में स्किल्स की कमी होती है। कई बार क्या होता है कि हम बेरोजगार इसलिए भी हो जाते हैं कि हमारे पास जो है क्या है, स्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई एक्स नाम का ऑफिस है, ठीक है, एक ये कोई नॉर्मल ऑफिस है, यहां पर 3 वैकेंसी निकली हुई है या 2 वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, और वहां पर जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, वो उन्होंने क्या मांगा है, कंप्यूटर में कोई सर्टिफिकेट मांगा है, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर को आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास डिग्री किसकी है, एमएससी की है, एमए की है, हायर क्वालिफाई आप हो, बट अगर आपके अंदर जो है स्किल नहीं है इस प्रकार का, ठीक है, आजकल जो चाहिए होता है, तो क्या वो आपको वर्क पे रखेंगे, नहीं रखेंगे। यानी कि आप हायर एजुकेटेड हो, बावजूद इसके आपके अंदर अगर उस चीज की स्किल्स नहीं है तो आपको जॉब वहां पर नहीं दी जाएगी। आज अलग अलग फील्ड में जो है स्किल्स की बहुत आवश्यकता होती है, तो युवाओं में अगर स्किल नहीं है तो दरअसल ये क्या होता है, उनके लिए घातक है। इसलिए हमेशा जो है सीखने की ओर प्रवृत्त रहना चाहिए, कुछ नया सीखो। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर टेक्नोलॉजी से अगर आप दूर रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए क्या है, नुकसानदेह है। ओके, याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग थीम की बात करते हैं इसकी, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी। तो थीम इस बार की क्या है, वर्ष 2024 की विश्व युवा कौशल दिवस की, वो है शांति और विकास के लिए युवा कौशल। थीम याद रखना, पूछ लेगा आपके एग्जाम में, फिर से कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसके अलावा एक फैक्ट आपके लिए और इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 2015 में हुई थी। और ये भी फैक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपके करंट अफेयर्स में क्या होता है कि कुछ जो योजनाएं होती हैं वो पुरानी पूछ ली जाती हैं। कैसी पुरानी? अब वो पुरानी क्यों पूछी जाती हैं? क्योंकि अगर कोई योजना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई एक्स नाम की योजना है और अगर वो चर्चा में रही है किसी कारणवश से, ठीक है, तो अब भले ही वो चाहे 1998 में ही क्यों ना स्टार्ट हुई हो, लेकिन वो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेगा। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर बहुत पुराना करंट अफेयर्स पूछ लिया। वो करंट अफेयर्स इसलिए पूछा जाता है कि कहीं ना कहीं वर्तमान से उसका लिंक होता है और वो योजनाएं पुरानी होती हैं, बावजूद इसके पूछ ली जाती हैं। तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई चीज चर्चाओं में रहा है तो भले ही वो योजना पुरानी रही हो, वो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर किस राज्य से बनी है? यानी कि जो पहली जो ट्रांसजेंडर हैं वो किस राज्य से हैं, जिनका पद कौन सा उनको मिला है, सब इंस्पेक्टर का मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र से संबंधित है वो, बिहार से, उत्तर प्रदेश से या फिर असम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार में दरअसल पहली ट्रांसजेंडर जो है सब इंस्पेक्टर बनी है। याद रखिएगा इसको। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं फटाफट। तो पॉइंट पहला वही जो हमने आपको बताया कि हाल ही में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बिहार राज्य से बनी है, याद रखिएगा। और इनका नाम क्या है, मानवी मधु कश्यप है, याद रखिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में दरअसल नाम ही पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन जो है पहली जो है ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है, तो आपको नाम भी दरअसल क्या करना है, याद रखना है। इसके आगे क्या लगा लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा बिहार के बारे में 1-2 फैक्ट देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है। और राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है यहाँ पर, 40 है, ठीक। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है, नंद किशोर यादव। कई बार मैंने आपको कहा था कि राज्यों से संबंधित लोकसभा सीटों की संख्या,
राज्यसभा सीटों की संख्या और विधानसभा सीटों की संख्या आपको पता होनी चाहिए, कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लेता है। इसके अलावा बिहार के दरअसल राजगीर में अभी क्या हुआ था कि नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस पर हमने एक आर्टिकल भी बनाया था, अगर आप लोगों ने उस आर्टिकल को नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं, आपके बारे में उसके बारे में कई सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा बिहार में दरअसल नागी पक्षी महोत्सव की शुरुआत हुई थी, यानी कि महोत्सव भी हाल ही मनाया गया था, इस पर भी हमने करंट आपको कराया था, अगर आपको याद होगा तो। इसके अलावा बिहार के मेडिकल कॉलेजों में भी क्या होने वाला है, हिंदी माध्यम में दरअसल एग्जाम होने वाला है, यानी कि वहां पर एग्जाम के साथ साथ पढ़ाई भी, यानी कि शिक्षा जो है वहां पर क्या होगी, अब मेडिकल की पढ़ाई, जो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, उनको जो है हिंदी में उनको प्रॉपर सिलेबस दिया जाएगा, उनकी पढ़ाई प्रॉपर हिंदी में होगी। तो ये अपने आप में क्या है, एक अच्छी चीज है, बहुत ही बेहतर चीज है। कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञान की कमी उनके अंदर भीतर नहीं होती है, बावजूद इसके क्या होता है कि इंग्लिश की नॉलेज ना हो पाने के कारण जो है उन्हें जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है और शायद वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, गांव के जो विद्यालय होते हैं वहां पे पढ़ाई कम नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि जो है सिटीज के स्कूल से भी ज्यादा अच्छी होती है। हाँ, वो एक अलग बात यह है कि जो अन्य एक्टिविटीज होती है वो गांव में इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, तो इसके साथ उतना माइंड उनका डेवलप नहीं होता है, लेकिन एजुकेशन में शहर के बच्चों से कहीं कम नहीं होते हैं। और अगर आप अभी विगत वर्षों के यूपीएससी के जो है रिजल्ट को देखेंगे, पीसीएस के रिजल्ट को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि दरअसल गांव के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट जो हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है अपने आप में, क्योंकि पढ़ाई रैली में अच्छी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस होता क्या है कि थोड़ा सा जो मात खाते हैं वो लोग एक स्किल से नॉर्मल और दूसरा इंग्लिश से। तो बिहार सरकार का यानी कि जो ये क्या कहते हैं, ये फैसला है, निश्चित रूप से जो है काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा गांव के अभ्यर्थियों के लिए। ओके, चलो। और वैसे भी भारत देश में हम रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारी ही मातृभाषा में होनी चाहिए। भारत एक ऐसा बिरला देश है कि जिसकी अपनी मातृभाषा है, उसके बावजूद भी वो शिक्षा किसी और के लैंग्वेज में देता है। ये दरअसल हमारे लिए क्या है, एक तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण बात भी है कि हम अपनी मातृभाषा में अपनी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और इसी वजह से शायद अभी चीजें बहुत बेहतर ढंग से नहीं हो पाई हैं। खैर, विवाद का मुद्दा है, ये कंट्रोवर्सी इस पे होती है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को तिल के बीजों के निर्यात के लिए प्रक्रिया का मसौदा जारी किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिका, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान। बताना है आपको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अमेरिका। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट। तो हाल ही में अमेरिका को तिल के बीजों के निर्यात के लिए दरअसल प्रक्रिया मसौदा तैयार किया गया है अभी हाल ही में, और इसका उद्देश्य क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात के लिए तिल के बीजों में निहित कीटनाशकों के अवशेषों से संभावित प्रदूषण को नियंत्रण करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना। याद रखिएगा, तिल का तेल क्या है, बहुत महंगा भी मिलता है, और तिल का तेल अक्सर आप लोगों ने घरों में दीपक जलाने में जो इसका प्रयोग करते हुए देखा होगा। बाकी ये काफी ज्यादा पौष्टिक भी होता है और इसको खाद्य पदार्थों के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा यह दावा किया गया है कि योग से, किससे, योग से गठिया रोग से पीड़ित व्यक्तियों को राहत मिल सकती है? देखो, योग एक दिन मैंने आपको बताया था, जब विश्व योग दिवस होने वाला था, उसके पहले हमने आपको योग के बारे में डिटेल्स में बताया था, कुछ एक पॉइंट्स, डिटेल में तो नहीं लेकिन 2-3 पॉइंट हमने बताया था। अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई है, इस रिसर्च के माध्यम से कहा गया कि दरअसल जो गठिया रोग है, उन मरीज में जिनको गठिया रोग है, अगर वो योग करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो रोग उनका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो किस संस्थान की रिसर्च अभी हाल ही में हुई है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एम्स दिल्ली, WHO, IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्स दिल्ली। अब देखो, मजेदार बात देखो कि ये जो एम्स दिल्ली ने अभी हालिया में रिसर्च की है, दरअसल ऐसी रिसर्च पतंजलि योग पीठ जो कि हरिद्वार में है, जिसके संस्थापक आचार्य रामदेव जी हैं, उनकी एक विज्ञान की कसौटी पर एक योग, क्या पुस्तक का नाम क्या है, आप लोग पढ़िएगा जरूर, मैं आपको इसको रिकमेंड कर रहा हूं, विज्ञान की कसौटी पर योग। इस पुस्तक को आप लोग जरूर पढ़िएगा। क्या? विज्ञान की कसौटी पर योग, पतंजलि योग पीठ की पुस्तक है, और इसके जो है लेखक आचार्य बालकृष्ण और रामदेव जी हैं। ठीक है, इसको पढ़िएगा।
ये जो रिसर्च अभी हाल ही में एम्स दिल्ली की आई है, ऐसे कई रिपोर्ट्स पतंजलि योगपीठ ने विज्ञान की कसौटी पर योग में दिया हुआ है। और इस पुस्तक को हमने वर्ष कब पढ़ा था? वर्ष 2000 संभवतः 2010, वर्ष 2010 जो है संभवतः जून या जुलाई माह में, वर्ष 2010 में मैंने इस पुस्तक को पढ़ा था। जब मैं पतंजलि योगपीठ में आया हुआ था 1 महीने के लिए, वहां तब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा था। कई सारी रिसर्च की रिपोर्ट्स यहां पर सबमिट है, कई सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की रिपोर्ट यहां पर दी गई है, जहां पर बताया गया है कि दरअसल योग और प्राणायाम से किन किन रोगों से निजात मिल जाती है। तो इस पुस्तक को आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। हालांकि क्या होता है कि एलोपैथ में चीजें थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाती हैं कभी कभी, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी आयुर्वेद का, योग का, प्राणायाम का लोग विरोध करते हैं अपने व्यक्तिगत हित के लिए, या कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दा भी इसमें कभी कभी शामिल हो जाता है। लेकिन योग और प्राणायाम हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ही आवश्यक है। तो है ये आपके आउटर बॉडी के साथ आपके इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है? बहुत ही मजबूत करता है। योग आपके आउटर बॉडी जो है उसको फिट रखता है, जबकि प्राणायाम जो होता है जिसमें यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आता है, ये आपके दरअसल इनर जो आपके जो ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करता है? सुदृढ़ करता है, ठीक है। तो योग जरूर करिएगा और इस पुस्तक को आप लोग विज्ञान की कसौटी पर योग इसको पढ़िएगा, काफी ज्यादा आपको इसमें नॉलेज मिलेगी, ठीक है। बाकी डेली मॉर्निंग में आप लोग योग करिए, प्राणायाम करिए, ठीक है, ध्यान लगाइए। इससे क्या होगा? आपका मन नियंत्रित होगा। और जो आप लोग अक्सर क्वेरीज करते हो कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता है या माइंड कंसंट्रेट नहीं होता है, इसके लिए जरूरी है कि आप प्राणायाम करें। प्राणायाम सांसों का खेल होता है जिसमें आपका कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उज्जाई, उद्गीत, ये सारी चीजें आती हैं। आप लोग इसको करिए, निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। तो हाल ही में एम्स दिल्ली का एक जो है डेटा आया हुआ जिस पर इन्होंने रिसर्च की है, और वहां पर कहा गया है कि दरअसल गठिया रोग जो है जो होता है, अगर वो व्यक्ति जो है पीड़ित है इससे, तो योग करेगा तो सही हो जाएगा। हालांकि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले से ये सब बातें बता दी हैं। अगर हम लोग वेद पर रिसर्च करते, अगर हम लोग अपने ग्रंथों पर रिसर्च करते, दरअसल हमारे सामने बहुत चीजें सामने आती। लेकिन दुखद बात यह है, दुख की बात यह है कि भारत एक ऐसा देश है, बिरला देश है, जो अपने ही ग्रंथों पर उसे विश्वास नहीं है। भारत के ग्रंथों पर, वेदों पर, अन्य ग्रंथों पर दरअसल रिसर्च बाहर की कंट्रीज कर रही हैं और वो अपना पेटेंट भी ले रही हैं। मजेदार बात यह है, भारत के ग्रंथों में कही गई बातों का पेटेंट अलग अलग कंट्री ले रही हैं, और हम जो है हाय तौबा मचा रहे हैं। हम बस जो है मॉनिटरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और पुरानी चीजों पर हमारा फोकस नहीं हो रहा है, ठीक है। खैर, ये सब बातें बात की हैं, लेकिन ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो दिल्ली एम्स जो है उसने अभी हालिया रिसर्च में अपनी ये बात कही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्कूल के आसपास उच्च कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी क्या है? पंजाब। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। यहां पर जो है एनर्जी ड्रिंक्स जो है जिसमें कैफीन की मात्रा होती है, क्या है, वहां पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, और ये अच्छी बात है। वर्ष 2010 में जब मैं पतंजलि योगपीठ में था तो उस समय भी कोल्ड ड्रिंक्स के खिलाफ जो है व्यापक स्तर पर जो है धरना प्रदर्शन और वगैरह हो रहे थे, और काफी मात्रा में। वर्ष 2010 उस समय +2 मैंने किया था, इंटर का एग्जाम दे दिया था मैंने, और मैं हरिद्वार में था। उस समय मुझे याद है कि एक बहुत बड़े स्तर पर दरअसल कोल्ड ड्रिंक्स के खिलाफ जो इस प्रकार की चीजें होती हैं, जो पेय पदार्थ होते हैं जहां पर जो नुकसानदेह होते हैं, उनके खिलाफ जो काफी कदम बड़ा उठाया गया था, जिसमें राजीव दीक्षित जी का अगर नाम शायद आप जानते होंगे, तो उनके प्रयासों से भी ये सारा कार्य किया गया था। हालांकि वो इस समय हमारे बीच में नहीं है, बट उनके प्रयासों से काफी कुछ जो है किया गया। और अभी जो हमने आपको बताया ना, ये मेडिकल की पढ़ाई वाली बात, मेडिकल की पढ़ाई और प्लस इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में हो, इसके लिए भी राजीव दीक्षित ने व्यापक स्तर पर काम किया था। हालांकि आज वो हमारे बीच नहीं है, होते तो शायद चीजें आज बहुत बेहतर स्थिति में होती। खैर कोई बात नहीं। तो ये चीजें क्या होती है? नुकसानदेह होती हैं। जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, आप लोग भी इससे बचिए। कोशिश करिए कि जो फ्रूट्स जो होते हैं उनको खाइए, या फिर इनकी जो है जूस को पीजिए। ओके, चलो। ये महाराष्ट्र सरकार का फैसला है। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्कूल के आसपास, विद्यालयों के आसपास उच्च कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर क्या कर दिया गया है? पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि इससे बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। महाराष्ट्र के बारे में 2-3 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो इसकी स्थापना 1 मई 1960 अर्थात 1 मई 1960 को हुई थी। मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। राजधानी क्या है इसकी? मुंबई है। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है रमेश बैस। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है?
48 और महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव सुजाता सैनिक बनी है। ये प्रश्न हमने आपको कराया था और हमने आपसे कहा था कि ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में जुलाई 2024 में सोशल साइट्स एक्स पर सबसे अधिक फॉलोवर किसके बने हैं, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न है, चर्चाओं में अभी रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी या बाइडेन या व्लादिमीर पुतिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात नरेंद्र मोदी जी, यानी कि सोशल साइट्स एक्स पर अभी वर्तमान में जुलाई माह में सबसे अधिक जो है फॉलोवर्स जो शासनाध्यक्ष हैं उनमें से नरेंद्र मोदी जी के हैं। आइए हम लोग इसकी व्याख्या के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हाल ही में जुलाई 2024 में सोशल साइट्स एक्स पर सबसे अधिक फॉलोवर जो है प्रधानमंत्री मोदी के हैं। ध्यान रखिएगा, सोशल साइट्स एक्स पर मोदी को फॉलो करने वालों की संख्या दरअसल 10 करोड़ के पार पहुंच गई है। बड़ी बात है अपने आप में जो है किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए। इसके अलावा विगत 3 वर्षों में क्या हुआ है, 3 करोड़ फॉलोवर इनके क्या है, बढ़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और इसके अलावा वैश्विक स्तर पर इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले कौन है, ये शासनाध्यक्ष हैं यानी कि पीएम है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के कुल फॉलोवर की संख्या देखो, कनाडा की जनसंख्या से 2.5 गुना, मतलब जितनी जनसंख्या कनाडा की है उससे 2.5 गुना ज्यादा, ब्रिटेन की जनसंख्या से 1.4 गुना, जर्मनी की जनसंख्या से 1.2 गुना, इटली के जनसंख्या से 2.5 गुना, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से 3.7 गुना और न्यूजीलैंड की जनसंख्या से 18 गुना अधिक है। किसके फॉलोअर्स की संख्या, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहां के पीएम हैं, आपके सुंदर से प्यारे से भारत देश के। ठीक है, तो ये अपने आप में गौरवान्वित महसूस करने वाली बात है कि किसी देश के प्रधानमंत्री के इतने फॉलोअर्स हैं। हालांकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा सा रोजगार आदि पर भी ध्यान देना चाहिए। खैर विवाद का मुद्दा है, इस पर कोई डिस्कस नहीं करेंगे, बट फिर भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत दक्षिण कोरिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते की बैठक जुलाई 2024 में कब से हो रही है। ठीक, किसके बीच में, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में। तो 17 जुलाई से स्टार्ट हुई बैठक या 29 जुलाई से या 1 अगस्त से या फिर 8 अगस्त से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या ए, यानी कि 17 जुलाई से दरअसल भारत दक्षिण कोरिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते की बैठक हो रही है, जिसको हम लोग FTA भी बोलते हैं। तो आइए हम लोग इसको व्याख्या से समझते हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मौजूदा मुक्त व्यापार समझौता, जिसको क्या बोलते हैं, FTA बोलते हैं, की बैठक जो है कब से हो रही है, ये 17 जुलाई से होगी। इसको हटाइए आप लोग, 17 जुलाई से सियोल में शुरू हुई। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। इसके अलावा इसे व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता कहा जाता है और यह जनवरी 2010 में लागू हुआ था। ठीक है, ये और अब तक जो इसके समीक्षा वार्ता है, इसके जो बैठक हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, 10 दौर इसके हो चुके हैं, यानी कि 10 बार इसकी ऑलरेडी बैठक हो चुकी है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। बहुत ही स्वीट सा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है आपके लिए। बताइए आप लोग कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी। 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, वर्ष 2015, 2016, 2018, 2020, 2019। इसका राइट आंसर आज के ही वीडियो में छुपा हुआ है, चाहे तो आप लोग जो है एक बार देख सकते हैं या फिर आप लोग इंटरनेट से सर्च करके, या अगर आपको पता है तो तुरंत आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ओके, उम्मीद करता हूं कि संख्या आप लोग की ज्यादा बढ़ेगी। वीडियो देखते हैं तो एक सिंपल सा आपको कमेंट करने में मुझे नहीं लगता कि बहुत समय लगता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए मुख्य परीक्षा के लिए कि जैन धर्म क्या है और इसके प्रमुख सिद्धांतों पर क्या करना है, आपको चर्चा करनी है। ये प्रश्न आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसी से मिलता जुलता जो प्रश्न आप 2 है उसको भी कर सकते हैं, सिंपल सा, कि जैन धर्म की जगह पर आप क्या कर लीजिए, सिर्फ बौद्ध धर्म कर लीजिए और सीधा प्रश्न यही बना दीजिए, क्या, बौद्ध धर्म। ठीक है, एक सेकंड, यहां पर क्या कर लीजिए, यहां पर आप लोग कर दिए सीधा बौद्ध धर्म, बस और कुछ नहीं करना है। तो बौद्ध धर्म क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों प्रश्न की प्रैक्टिस आप लोग घर पे कर सकते हैं। ये
आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और टास्क पहला हमने आपको दिया था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।